हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीमैथ्स पर। तो आज रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी क्लास 2। तो टाइम नहीं खराब करेंगे भाई, ना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीजें देख लेते हैं, क्लास 1 में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास 1 बहुत पसंद आई होगी। मैं पूरा बेसिक से कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो क्लास 1 में हमने क्या सीखा था? क्लास 1 में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब जाना था। उसके बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, फिर हमने सीखा इवेंट क्या होता है। उसके बाद इक्वली लाइकली क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी बेसिक डेफिनेशन क्या होता है वो हमने सीखा, जो क्लासिकल हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। जहां पे इक्वली लाइकली होता है तो वो फॉर्मूला हमारा लगता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। थोड़ा सा कुछ कल से ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल वाली बातों का। तो कल जैसे हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको मैंने एम से दिखाया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मान लो एम प्लस। ये चीज जो थी कल हमने सीखा। ठीक है, इसमें हमें एक चीज हमने देखी थी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आज भी। एम हमने क्या बोला था? मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स। और ये फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, एम को क्या होना पड़ेगा? सर इक्वली लाइकली होना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वली लाइकली, एक तो ये चीज। एंड एक छोटी सी चीज ऐड कर सकते हो आप इसमें, इसको एग्जॉस्टिव भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एग्जॉस्टिव। ये मेरे पास। ठीक, इसको बिल्कुल आराम से सिंपल शब्दों में मैं बताता हूँ। मैंने बोला, मान लेते हैं मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। एक सैंपल स्पेस है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे आउटकम्स हैं। सपोज x1, x2, x3, ऐसे करते करते मैंने बोला मेरे पास x m प्लस n इवेंट्स। इवेंट्स क्यों बोल दिया सर आपने यहाँ पे? अभी तो आउटकम्स बोला। तो देखिए, इवेंट्स है क्या? जो सैंपल स्पेस होगा उसी का जो सबसेट निकलेगा, वही मेरे पास इवेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे आउटकम्स हैं, x1, x2, x3, ऐसे करते करते m प्लस n टाइम्स तक हम लोग चलेगा। ठीक, इसमें से मैं बोल रहा हूँ, मैंने सपोज किया कि मेरे को जो फेवर करने वाले आउटकम्स, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ जो मेरे को फेवर करेंगे। मैंने बोला, मान लेते हैं सपोज करते हैं मेरे पास ऐसे m इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली से यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? इक्वली लाइकली का मतलब होगा इसके होने का चांस भी, मैंने मान लिया p होगा, इसके होने का चांस p है, इसके होने का चांस p है। ऐसे सिमिलरली जितने भी आउटकम्स होंगे सबका सेम चांसेस है अकर करने के। ठीक है, तो सेम चांसेस होगा मतलब इक्वली लाइकली होगा। x1, x2, x3 ऐसे करते करते x m प्लस n तक जाएंगे, मतलब सारे आउटकम्स को मिला के क्या मेरा पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो रहा है? देखो, एग्जॉस्टिव का मतलब कल मैंने आपको समझाया था। एग्जॉस्टिव का मैंने आपको कल क्लियर मीनिंग समझाया था कि जब सारे आउटकम्स एक साथ मिलके, फिर से मैं बता देता हूँ, सारे आउटकम्स एक साथ मिलके पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट कर देते हैं, वो एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो मैंने बोला यहाँ पे इक्वली लाइकली होगा कि सबका चांसेस कितना है? p है। उसके बाद m मैंने फेवरेबल मान लिया, इक्वली लाइकली है, जो कि फेवर कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे मैं आराम से देखो एक चीज बोल सकता था, प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी निकल के आएगी? आप होगे सर फेवरेबल हो गई m, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएगा सर? m प्लस n। तो यही मैंने ऊपर डेफिनेशन, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो मुझे लगा आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता दी जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर दिया, क्योंकि कल हो सकता है कल वाली वीडियो में क्लियर सही से नहीं होगा। ओके, अब कुछ नोट्स हैं भाई, आप एक चीज बताएंगे यहाँ पे। अब आप लोग खुद से एक चीज बता सकते हैं, स्टार मार्क करके लिख सकते हो आप। पहला स्टार मार्क देखिए, कुछ नोट्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से ही। आप एक चीज बताइएगा, क्या मेरा ये एम होगा, मेरा ये एम जो होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, मैक्स टू मैक्स सर टोटल आउटकम्स के बराबर होंगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरा जो एम होगा ना, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? कि सर या तो इक्वल होगा किसके? एम प्लस एन के, या फिर उससे छोटा होगा। मेरा एम जो होगा, जो मेरे फेवरेबल होंगे, या तो टोटल आउटकम से इक्वल हो जाएंगे। टोटल आउटकम से ज्यादा तो फेवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब सर एम मेरा ज्यादा से ज्यादा एम प्लस एन तक जा सकता है। अगर मेरा मान लेते हैं कि m प्लस n तक जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ मेरी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 1 हो। अगर न्यूमरेटर मेरा छोटा रहता है, इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर न्यूमरेटर मेरे पास छोटा रहेगा, तो क्या मेरा फ्रैक्शन जो होगा एक से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए हम बताते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के अकर होने का 1 होता है।
अब एक चीज बताइएगा, मैंने बोला कि सपोज करते हैं मेरे आउटकम्स है मेरे पास, ठीक है, सैंपल स्पेस डिजाइन किया, एक ऐसा इवेंट आ गया जिसको मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोल रहा हूँ? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि वो इस आउटकम के अंदर बैठा ही नहीं होगा। ये जो सैंपल स्पेस है, इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा सेट होगा जो इस आउटकम्स के अंदर बैठा ही नहीं होगा। ऐसा आउटकम जो सैंपल स्पेस के अंदर है ही नहीं। तो आप कहोगे सर वहां पे एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जिस दिन मेरा न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, मेरी प्रोबेबिलिटी सर पूरी जीरो हो जाएगी। तो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी का लीस्ट वैल्यू क्या होगा सर? जीरो होगा। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा सर? वन। अच्छा, एम और एम प्लस एन एक साथ कब इक्वल होंगे? मेरा जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इक्वल कब होगा सर? जब श्योर इवेंट होगा। श्योर इवेंट मतलब सारे आउटकम्स वही होंगे जितने टोटल नंबर आउटकम्स। तो पहला आप यहां से मार्क कर सकते हैं भाई, पहली चीज को आप मार्क कर सकते हो कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कितनी होगी? जीरो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वन हो। तो पहला स्टार मार्क आपका यहां से हो गया। सेकंड चीज देखिए, एक चीज आप देखिए, एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उस चीज के ना होने का प्रोबेबिलिटी, इनका सम भी कितना आएगा? वन आएगा भाई। सेकंड चीज आप यहां से देख सकते हैं, किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर मेरे पास वन निकल के आता है। सर ये वाली चीज हम लोग पढ़ते तो आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन क्लियर नहीं हो पाती कि कैसे हो। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। एक छोटा सा आप एग्जांपल लीजिए। मैंने बोला एक डाई ले लेते हैं, ठीक है। एक डाई को आपने रोल आउट किया, उसका सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या बनेगा भाई? आप कहोगे सर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है। मैंने बोला एक इवेंट ले लेते हैं, हमारे पास एक इवेंट है ए, एक इवेंट है ए, और वो इवेंट क्या है? ओड नंबर का है। क्या इवेंट है? ओड नंबर। तो मैं कहूँ अच्छा ओड नंबर है तो ए में क्या क्या आएगा आउटकम्स? आप कहोगे सर वन, थ्री, फाइव। ये तो आप कहोगे। फिर कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, मतलब सर जो उसके अंदर थे उनको छोड़ के बाकी जो बचे हुए होंगे, तो टू, फोर, सिक्स। अब आप एक चीज बताओ यहाँ पे, एक छोटी चीज बता, मान लो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो आप क्या होगे सर? फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल सर तीन आउटकम है, टोटल कितने थे? छह। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? वन बाई। इधर से देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट का, आपको सर फेवरेबल है तीन, डिनोमिनेटर में छह, तो आएगा वन बाई टू। अब आप बताना किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी मिलकर मुझे क्या देगा सर? वन बाई टू प्लस वन बाई टू, हमेशा ही मेरे को वन देगा। ठीक है। तो आप आराम से इस चीज को याद रख सकते हो कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी हमें वन देता है। इसी चीज को आपको घुमा फिरा के पूछ लेता है, आपको कहेगा कि कोई भी इवेंट अकर होने का प्रोबेबिलिटी 0.4, आप बताओ उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो आप क्या कहोगे सर? वन में से 0.4 को माइनस कर देता हूँ, मेरा 0.6 आंसर आएगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी देखे। ठीक है। और एक चीज देखते हैं, और छोटी सी चीज देखते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हम लोग सारी देख लेते हैं इधर। अगला पॉइंट नोट करिएगा, थर्ड नंबर का स्टार मार्क लगा हुआ। थर्ड नंबर में क्या है? ये चीज मैं देख चुका हूं। अगर किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, या फिर किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी सर वन है, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा? जीरो है तो मैं कह सकता हूँ सर इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि ऊपर फेवरेबल कुछ आएगा ही नहीं। मेरा कैसा इवेंट हो जाएगा? आप कहोगे सर हमारा इवेंट जो होगा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अगर वन प्रोबेबिलिटी आ गया मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सर इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास श्योर इवेंट है। ठीक है। अब इसमें एक पेज और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट स्टार मार्क लगाइए भाई। अगला स्टार मार्क देखिए, मैं कह रहा हूं आपके सामने, मैं एक चीज कहने जा रहा हूं। ठीक है। मैं आपके सामने एक चीज कहने वाला हूं। मान लेते हैं मेरे पास ना सैंपल स्पेस है, उसमें बहुत सारे आउटकम्स हैं। सैंपल स्पेस में बहुत सारे आउटकम्स हैं, अलग 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 मेरे सेट बनेंगे उसमें से। मैं कह रहा हूँ उसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, तो उसके खूब सारे भाई इवेंट्स भी बनेंगे। तो सबका इवेंट्स का देखो, इसको मैं बिल्कुल आराम से लिख देता हूँ आपके सामने। मैंने आपके देखो यहाँ लिखता हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ मेरे पास मान लो एक सैंपल स्पेस है, इसके अंदर मैंने बोला मेरे पास आउटकम्स है x1, x2, x3, सो ऑन, xn। इसमें कितने इवेंट्स बनेंगे?
सर 2 टू दी पावर n इवेंट्स बनेंगे मेरे पास, ठीक है। तो सबका प्रोबेबिलिटी निकालना, मान लो मेरे को हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है ई आई, और मेरा आई कहाँ से जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा सर। सबको सम करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा। कई बार आपको ये डायरेक्ट चीजें पूछ लेता है भाई, आपको क्या बोलता है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि इतने सारे सैंपल पॉइंट्स हैं। आउटकम्स को मैंने एक चीज और बताई थी, आउटकम्स का दूसरा नाम क्या है सर, सैंपल पॉइंट। जब आउटकम का दूसरा नाम सैंपल पॉइंट है तो कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है एग्जाम के अंदर, अच्छा ये बताओ कि हर एक सैंपल पॉइंट के प्रोबेबिलिटीज को सम करो तो टोटल कितना आएगा। सर हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को हम लोग सम करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा जो मेन फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है, आपके सामने लिखा हुआ है, odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि आजकल बुक्स में ये देखने को नहीं मिलता। जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसमें आजकल ये चीज देखने को नहीं मिलती है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में हुआ करती थी, ठीक है। तो आप बहुत बार मैचेस जो आप देखते हो, क्रिकेट का मैच देखते हो, आप फुटबॉल देखते हो, बहुत सारे जो मैचेस होते हैं उसमें भी ये चीजें देखते हो आप, कि ओड्स इन फेवर हैं या ओड्स अगेंस्ट हैं मेरे इवेंट के। तो ये सर एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक चीज मेरे भाई आराम से ध्यान रखना, दो टाइप की चीज है, ओके। एक है मेरे पास प्रोबेबिलिटी, अभी अभी आपने सिखाया सर कि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर के इक्वल हो सकता है। लेकिन ये ऑड्स इन फेवर जो होता है, ये प्रोबेबिलिटी से अलग चांस है भाई, अलग चीज है ये। इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मैच मत कर लेना आप। जिस दिन, क्योंकि इसका आंसर एक से ज्यादा भी आएगा, इसका आंसर हमेशा रेशियो में होता है। इसका आंसर कैसा होता है, इसका आंसर सर हमेशा रेशियो में होगा। तो ये एक से ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि ये वाला ऑप्शन तो एक से ज्यादा आ गया, ये तो ऑड्स इन फेवर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको इसको देखो बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल आराम से बताता हूँ। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या होते हैं, आप सिंपल एक चीज याद रखो इसके अंदर, कि जो भी मेरे फेवरेबल चीजें, फेवरेबल अपॉन जो मेरी अनफेवरेबल होगी या फिर अगेंस्ट, ठीक है। odds इन फेवर जो मेरा होगा, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल होगा। इसको कैसे देखें सर, इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई। कैसे देखोगे, एक एग्जांपल से देख सकते हो इस चीज को। मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मैं कह रहा हूं कि एक डाइस ले लेते हैं, मान लो एक डाई का ही केस लेते हैं, ठीक है। एक डाई है मेरे पास, डाई को आपने रोल आउट किया, तो आप कहोगे सर उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, उसका सैंपल स्पेस अब आपको बनाना आता है सर, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया। आप कहोगे सर मेरे पास डाई का सैंपल स्पेस आराम से मैं बना लेता हूँ, मेरा सैंपल स्पेस जो है बन गया सर। अब इसके बाद क्या जाए, फिर से वीडियो चला के जा रहा हूँ। तो आपके सामने मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, एक डाई है, आपने डाई को क्या किया, रोल आउट किया। अब आपके सामने क्वेश्चन देखो किस तरीके से आते हैं, इसका मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, odds इन फेवर ऑफ 3, ऐसा बताओ कि odds इन फेवर ऑफ 3 क्या आएगा। अब इसको आपको बहुत ही सिंपल आराम से क्या देखोगे आप कहोगे सर आपने बताया odds इन फेवर का मतलब क्या हुआ। अभी हमने देखा odds इन फेवर कैसा होगा सर, odds इन फेवर जो होगा मेरे पास, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स, इतनी सी चीज होगी मेरे पास, ठीक है। इसको सर देखें तो फेवरेबल आउटकम, आप बताओ, आपको बताना 3 आने का, ओड्स इन फेवर ऑफ 3, इसका मतलब हुआ ऐसे ओड्स बताओ, ऐसे चांसेस बताओ कि कितने चांसेस होंगे कि जो 3 आने के फेवर में है। आपने एक डाइस को रोल किया, अब आप बताओ 3 आने के फेवर में क्या चांसेस होंगे। तो आप कहोगे सर फेवरेबल आउटकम कितना चाहिए, मेरे को 3 चाहिए। 3 कितनी बार आ रहा है डाइस के केस में, आप कहोगे सर एक बार आ रहा है। अपॉन अनफेवरेबल, कितनी बार 3 नहीं आ रहा, 3 को हटा दो तो सर 5 आइटम बचा, कितना हुआ 5। तो इसको मैं बोल देता हूँ 1:5 जो हुआ, मेरा odds इन फेवर ऑफ 3 हुआ सर। मेरा odds इन फेवर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, मेरा odds इन फेवर ऑफ 3 हो जाएगा 1:5। इतना सिंपल सा होता है बस odds in favor। जिस तरीके से odds इन फेवर होता है, ऐसे ही देखो मेरे पास एक चीज आ जाती है, odds अगेंस्ट द इवेंट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस ऐसे ही क्या आ जाता है, odds अगेंस्ट द इवेंट। तो इसको मैं आराम से अच्छा सा, odds अगेंस्ट है
तो इसमें सर फिर ऊपर अनफेवरेबल आना चाहिए, अनफेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। तो एक तरीके से ये ना रेशियो वाला केस चल रहा है हमारे पास। तो ऐसा मत सोचना कि सर इसमें एक से ज्यादा आंसर नहीं बन सकता। अभी आपने पीछे देखा, पीछे आपने यहाँ पे देखा 1:5 आया, तो ये तो एक से कम है सर। लेकिन इसी चीज को मैं मान लो, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा बताओ, व्हाट आर व्हाट आर odds अगेंस्ट 3। अब आपने सेम क्वेश्चन है कि एक डाई को रोल आउट किया, अब आपको बताना है व्हाट आर odds अगेंस्ट 3। तो इस केस में आप क्या करने जाओगे, आप बोलोगे सर odds अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। तो अनफेवरेबल कौन से होंगे, कितने आउटकम्स है जो तीन नहीं आएगा, तो 1 से 6 के बीच में 3 को हटा दो, सर 5 हुए। फेवरेबल में कितने हुए सर 1। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे सर odds अगेंस्ट जो होगा वो बन जाएगा 5:1। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि सर ये एक से ज्यादा कैसे आ गया। यहाँ पे चांसेस की बात करें, बस एक तरीके से आपको सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, ओट्स इन फेवर और ओट्स अगेंस्ट, अगर डायरेक्ट पूछता है तो बिल्कुल आपके लिए लकी ड्रॉ है भाई। ठीक है, आपके लिए मतलब बम्पर क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन है कि बस आपको आंख बंद करके एकदम लगाना है। अगर ओट्स इन फेवर पूछा तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ओट्स अगेंस्ट पूछा तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। अब हालांकि इतने डायरेक्ट क्वेश्चन वो कभी पूछता नहीं है, वो क्या करता है, आपको ओट्स अगेंस्ट या ओट्स इन फेवर खुद से देता है और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है फिर। ठीक है, आपसे क्या पूछना चाहता है, आपसे वहां पे प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है। देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, एक शीट ऐड कर देते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सपोज करते हैं कि आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन वो दे दिया, उसने आपको क्वेश्चन दिया, इफ odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट, odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के odds इन फेवर जो है इज 4:5, 4:5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। क्या पूछा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ऐसा क्वेश्चन वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। आपको वो ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट डायरेक्ट क्यों नहीं पूछता, क्योंकि वहां पे तो आप लोग चालाक हो भाई, आप आराम से कर ले जाते हो कि फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। हालांकि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब ऐसी लैंग्वेज दिखती है ना हमें, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर ये क्या दे दिया उसने, हमने तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ तो ओड्स इन फेवर के पूछा। कई बार पूछ देता कि ओड्स अगेंस्ट द इवेंट दे देगा, प्रोबेबिलिटी पूछना चाहेगा उससे। तो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आराम से टैकल कर लेंगे। तो वहां पे हमें करना क्या है, हम जानते हैं सर, हम क्या जानते हैं, जो ओड्स इन फेवर होते हैं वो क्या होगा, सर वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स। आप बोलोगे कितना दे रखा है सर, 4:5 दे रखा है। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, इसका मतलब सर मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं, अनफेवरेबल कितने हैं, 5 हैं। अगर मैं आपको बोलूं टोटल बता सकते हो आप, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, टोटल हो जाएंगे मेरे पास 4+5 जो कि 9। अब तो सर ये मेरे लिए इजी होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना किसी भी इवेंट का होता क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आप यहाँ आराम से बोलोगे सर फेवरेबल है 4 और टोटल है 9, तो मेरा 4/9 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4/9। इसी क्वेश्चन को वो आपसे घुमा के थोड़ा सा और घुमा के पूछना चाहता, तो वो क्या कहता है कि इफ odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 4:5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। क्या बोलता हूँ आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। उसमें क्या निकालना होता सर, हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालना होता। तो मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता 4/9, इसमें से क्या करता 1 में से माइनस कर देता, मेरा 5/9 आंसर आ जाता। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो इसी चीज को अगर मैं आराम से कहीं हम लिख भी दें, तो आप आराम से इसको चीज को देख सकते हो, आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि मेरा ओड्स इन फेवर जो होगा, ओड्स इन फेवर, अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मुझे देखना हो, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये और कुछ नहीं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अपॉन
अब नीचे क्या आ जाता है मेरा, नीचे क्या आ जाता है, अनफेवरेबल आ जाता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इस चीज से मैं आराम से देख सकता हूँ। अब आप बता सकते हो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 होती, तो देखो 4/5 को कंपेयर करके देखो, आप आराम से इस चीज से करते हो। इसी चीज को आप ओड्स अगेंस्ट फेवर खुद से लिख लेना भाई, बहुत इजी है। ओड्स अगेंस्ट फेवर जाओगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट फेवर क्लियर हो गया होगा। वहां से प्रोबेबिलिटी पे कैसे जाया जाएगा, वो चीज भी आपको यहाँ क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज ऑफ सेट थ्योरी। हालांकि बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो इन सब चीजों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी नहीं समझते, लेकिन मैंने आपको बोला है कि भाई आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज बताऊंगा। जितनी बेसिक से मैं जा पाऊंगा, मैं आपके पास उतना बेसिक से चला। ठीक है। तो ये सेट थ्योरी, हालांकि मैं डायरेक्ट आपको एडिशन रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपको सेट थ्योरी का एक ब्रीफ आइडिया दूं, और फिर आपको बताऊं कि सेट थ्योरी को हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं, हम लोग सेट थ्योरी को कैसे यूज कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी के। ओके। तो इससे पहले सेट थ्योरी को हम लोग यूज करना सीखें, तो आप बेसिक बेसिक चीजें सीख लो मेरे से। सेट थ्योरी का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आपने सेट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैंने पूरा सेट चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। सेट थ्योरी में आप एक छोटी सी चीज ये ध्यान रख सकते हो भाई, सेट थ्योरी में एक छोटा सा चीज याद रखेंगे, मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं। अब यहाँ पे मैं उन चीजों को सेट ना कह के ना इवेंट्स बोलूंगा। मैंने क्या बोला, मैं जो यूनिवर्सल सेट बोलता था सेट्स में, यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा ये मेरा सैंपल स्पेस है। क्या बोलूंगा, ये मेरा सैंपल स्पेस है। अब मेरे पास एक इवेंट है ए, और मेरे पास एक इवेंट है बी, ऐसा मैंने आपको बोला। ठीक है। इसके अंदर मैं अगर इसको अलग अलग बोल दूं, तो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी, और ये मेरे पास हो गया डी। अब एक चीज बताना, मैं आपको बोलूं, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो यहाँ से कितनी होगी। अच्छा, ये एक चीज छोटी सी और बताओ, इसको मैं सैंपल स्पेस को भी मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, सैंपल स्पेस जो है ये प्रोबेबिलिटी 1। आप एक बात बताओ, जहां पे जो श्योर इवेंट होता है या पूरा सैंपल स्पेस होता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। सर पूरा सैंपल स्पेस अगर हम लेके चलेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। अभी मैंने आपको नोट्स वाले सेक्शन में भी लिखवाई थी ये बात, कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होगी कंप्लीट सैंपल स्पेस क्या होगा उसकी, जितने भी कंप्लीट सैंपल पॉइंट्स होंगे सबके प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। तो सेट थ्योरी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक सेट यूनिवर्सल सेट बनाते थे, उसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट्स होते थे। ए इंटरसेक्शन बी ढूंढते थे, ए यूनियन बी ढूंढते थे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते थे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ना जब क्वेश्चंस आते हैं मेरे, जब मेरे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, जिनको मतलब आज तक मैंने प्रोबेबिलिटी में कभी किसी रूल को याद नहीं किया, जैसे कुछ छोटे से हैं वो तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं भाई, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ये सब छोटे छोटे से हैं। पर कई बार ऐसे ही आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, तो कितने याद करोगे यार आप। जैसे सेट्स में भी करते थे, डी मॉर्गन्स में अलग से याद कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो कितना याद करेंगे। तो मैंने कभी याद नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, सेट थ्योरी से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन में मैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग लगा के देख लेता हूँ, मैं आराम से वेरीफाई कर लेता हूँ चीज़। ठीक है। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि आपकी भी वही सेम हैबिट डेवलप कर दूं मैं आपके। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीजों को देख के आपको ये जरूर लग सकता है, मैं भाई आपको पहले बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से जा रहे हो आप, लेकिन शुरू में अगर इस बेसिक से चले जाओगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चंस पढ़ के आपको चीजें दिखेंगी। अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा है ना, तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज दिखती चली जाएगी कि हाँ, विकास सर ने बोला था, तो यहाँ से मेरे को एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। तो अगर आपको स्लो लग रहा है, तो आप इसको 1.5x, या फिर भी स्लो लग रहा है तो 2x पे लगा के देखो, क्योंकि अपने पास हर वैरायटी का कैंडिडेट है भाई हमारे पास, तो मुझे हर किसी को साथ में लेके चलना है। और स्पेशली मैं उनको फोकस कर रहा हूँ जो पेड कोर्सेज में मतलब इधर उधर धक्के खा चुके हैं भाई। ठीक है। सबको क्लियर है कि कहाँ कितनी चीजें मिल रही हैं लोगों को। ठीक है। तो अब पढ़िए ध्यान से। तो अब देखते हैं हमारा, इसमें देख लेते हैं सेट थ्योरी में हम लोग बात कर रहे थे। मैं अगर आपसे यहाँ बोलूं, मेरे को मान लो लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिखो,
तो आप कहोगे सर मेरे को साफ दिख रहा है बी, ए प्लस बी। फिर मैं बोला अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ कितना होगा। आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा बी प्लस सी। ऐसा हो गया मेरे पास। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। मैं बोलूंगी अगर ए इवेंट और बी इवेंट का मेरे को इंटरसेक्शन लेना हो, ऐसे इवेंट जो दोनों में आ रहे हैं, ऐसे सैंपल पॉइंट जो दोनों में आएंगे, तो अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी में जाना होता तो आपको सर ये भी छोटा सा है, बी आराम से आ जाएगा। मैं बोला ये भी ठीक है भाई। अब आप मेरे को ऐसा बता दो कि मेरे को ए का ना कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट सर देखो, ए के ऊपर क्या लगा है बार, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। अगर आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालने में दिक्कत होती है ना, आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आप क्या सोचा करो, आपको मान लो कॉम्प्लीमेंट निकालने में दिक्कत हुआ, आपने देखा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, आपके खुद आंसर आ जाएगा पी बार, बार मतलब बाहर। तो ए के बाहर कौन कौन बैठा हुआ है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ए के बाहर कौन कौन बैठा हुआ है? आप आराम से कह सकते हो सर ए के बाहर बैठा हुआ है सी प्लस डी। सिमिलरली अगर मैं जाऊंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बता दो, बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको सर बी के बाहर, तो बी के बाहर बैठा हुआ है भाई हमारे पास ए प्लस टी। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज यहां से और क्या याद रखोगे सर, जो सैंपल स्पेस में कितनी चीजें हैं, ए है बी सी प्लस डी, सबका प्रोबेबिलिटी, ये अब देखो ए बी सी डी जो है ना अब प्रोबेबिलिटीज हैं। आप ये याद रखना, ये इवेंट के बाद जो चीजें हो रही हैं ये प्रोबेबिलिटीज है भाई। ए बी सी डी जो मैंने लिख दिया ना कि प्रोबेबिलिटीज है। ए इवेंट बी इवेंट, ए का ए प्लस बी ये प्रोबेबिलिटीज है, बी प्लस सी प्रोबेबिलिटी है, डी क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होगा सर? जो यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को हमने क्या माना हुआ है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के सम कितना होता है? वन होता है सर। ये चीज तो मेरे साथ सर हमेशा जाएगी, ये चीज तो मेरे साथ हमेशा जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, ये दो केस बता रहा हूं मैं, दो का केस बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा मेरे पास आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा अब यहां से एक चीज बताओ, अब देखना एक चीज बहुत आराम से आप बता ले जाओगे। अगर मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे बता दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं सर। मैंने बोला अगर इसी चीज में मान लो मैंने एक बार बी को ऐड कर दिया और एक बार बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं कर सकता हूँ? आपको बिल्कुल कर सकते हो। तो ये बताओ ये ए प्लस बी है क्या? आपको सर ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था। सी प्लस बी कितना है? ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है सर। और बी अकेला क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी चीज को तो आप लोग याद करते हुए आए थे भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ऐसा तो सर सेट थ्योरी में हमने याद किया था। ऐसा तो हमने सेट थ्योरी में क्या याद किया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैं कह रहा हूँ भाई आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद किया था? आपको भी बिल्कुल किया था सर। मैं कह रहा हूँ सबको आप टोटल आउटकम से डिवाइड करा दो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर इक्वली लाइकली का केस मेरा चल रहा है, तो जब आपने नंबर आपने याद किया था सेट थ्योरी में, अगर सबको टोटल से डिवाइड कराओगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसलिए सेम वैसा ही फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास। ठीक है। तो आज के बाद आप डायरेक्ट याद रख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा अगर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आप वेन डायग्राम से ऐसे ही करके देखना, बहुत आराम से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो वो तो हम आराम से लगा ही ले जाएंगे। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग आराम से देख सकते हैं अपना कुछ कुछ चीजें हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लो कई बार ना लिखा हुआ अलग सा मिल जाता है हमें। क्या लिखा हुआ अलग से मिल जाता है वो देख लो आप। और मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ इसके अंदर ना, ये लो। हमारे पास कई बार ना ऐसी कोई टर्म लिखी मिल जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस हमारे पास आप सिंपल सा सोचो, इसकी जगह आपको कई बार ऐसा लिखा दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। आप आप कई बार क्या होता है ना, हमें ना नोटेशंस नहीं पता होगी। क्वेश्चन आता है तो नोटेशन पता नहीं होती कि उससे पूछ क्या रहा था, हमें पता ही नहीं लगा। एक बार ऐसा हुआ कि डी ट्रिपल एस बी क्वेश्चन में
कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन की फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। अब कार्डिनलिटी का मतलब ही नहीं पता बच्चों को, तो क्या होगा, क्वेश्चन तो नहीं होगा, फिर लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी का एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन था, तो वहां पे कैंडिडेट्स यही नहीं समझ पाए कि ए बी लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या आपको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो उस चीज को आप मेरे भाई आराम से समझ जाना कि ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, साफ साफ ये हो जाएगा। ठीक, सेकंड चीज, कई बार हमारे सामने लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए और बी, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और जब वो ए यूनियन बी निकलवाना चाहता है ना, तो कई बार वो हमें एक चीज और देता है, कई बार वो देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ए और बी। कई बार ऐसा दे देता है कि एट लीस्ट ए और बी, तो उससे भी आपको समझना है कि वो और कुछ नहीं चाह रहा, वो मुझसे यूनियन निकलवाना चाह रहा है, ए यूनियन बी निकलवाना चाह रहा है। ओके, अब इसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। एक चीज और होती है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास कैसे इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो मैं क्या आराम से कह सकता हूँ, ऐसे इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर उनका ए इंटरसेक्शन भी 5 होना पड़ेगा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जब हम लोग जाएंगे, सिमिलर केस मेरा 3 के केस में होता है भाई। सिमिलर क्या होता है मेरा, 3 का केस होता है। एबीसी का सेट देखेंगे, ऐसे ही बना लेना, आप आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, अगली चीज पे मैं आ जाता हूँ। एक आपको यहां से एक चीज देखने को मिलती है, सर एट लीस्ट, मान लो ऐसा लिखा होता है एट लीस्ट 2, मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है एटलीस्ट 2, इसमें आपको क्या करना होता है भाई, 2 से शुरू करके मैक्सिमम तक चले जाओ। आप क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते जहां मैक्सिमम तक जा सकते हो वहां तक आप चले जाओ। ठीक, एक टर्म आपको मिलती है एट मोस्ट, क्या मिलेगी, एट मोस्ट 2। इसमें आप क्या किया करो, एट मोस्ट 2 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 तक आ सकते हो। तो इसके दो तरीके से कर सकते हो, या तो सर 0 या 1 या 2। ये इवेंट्स की बात कर रहा हूं, मान लो एटलीस्ट 2 इवेंट लिखा होता, मान लो मेरे पास एन टाइप ऑफ इवेंट्स है, मेरे पास क्या है, एन नंबर ऑफ इवेंट्स है, और उसने लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 इवेंट्स। तो वहां पे आप क्या करोगे कि कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए। अब कम से कम 2 का क्या मतलब होगा कि सर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लास्ट तक चले जाएंगे। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो मैक्सिमम तो 2 होने चाहिए, 0 भी हो सकते हैं सर, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अगर आप एटमोस्ट में कभी भी कंफ्यूज होते हो, तो आप कैसे किया करो, आप 0 से शुरू करो। आप कोशिश किया करो एटमोस्ट के केस में 0 से शुरू करो और वहां तक आ जाओ जहां तक का पूछा हुआ है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो जो सेट थ्योरी से रिलेटेड मेरी टर्म्स है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको वो चीजें क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, अब आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सेट थ्योरी से रिलेटेड वाली। बाकी जब भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी उस टाइम पे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल चीजें देख रहे हैं, वो देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको अभी अभी समझाया बस, कि कभी भी मेरे पास एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो सर इसको मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास मैंने एक डाई को रोल आउट किया, एक डाई को रोल किया, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आप कहोगे सर सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे को दो इवेंट चूज करने हैं। मैंने बोला मेरे पास एक इवेंट है ए, ए इवेंट क्या है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। एक मैं इवेंट बना लेता हूं भाई, एक इवेंट है बी, ये इवेंट मैं ले रहा हूं, क्या ले लें, चलो इवन नंबर का ले लेते हैं। मैंने बोला गेटिंग एन इवन, एन इवन
नंबर। अब आप बता सकते हो आराम से कि अगर इवन नंबर उसने लिया तो मल्टीपल ऑफ थ्री में मेरा फेवरेबल क्या क्या आएंगे, आपको सर थ्री एंड सिक्स। और इवन नंबर में फेवरेबल क्या आएंगे सर, टू, फोर, सिक्स। ये चीजें आएंगी भाई मेरी। तो एक चीज देखना यहाँ से, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बनेगा, आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल कितने हैं, दो, टोटल सिक्स, मतलब वन बाय थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा फेवरेबल थ्री डिवाइड बाय सिक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है भाई, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, आप कहोगे सर दोनों में सिक्स कॉमन आ रहा है, मतलब कि वन बाय सिक्स। अब आप एक चीज करके देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, क्या मेरा ये सिमिलर ऐसा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स। तो इसको और इसको करोगे तो मेरे पास वन बाई थ्री और वन, इसको एलसीएम ले लो सिक्स। एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स, यहाँ आ जाएगा सर थ्री टू सा टू, थ्री सा माइनस तीन, तो पांच में से क्या, चार अपॉन छह, ये आया। तो अगर मैं इससे ए यूनियन बी का सैंपल स्पेस लिखवा देता तो क्या मेरा ए यूनियन बी का सैंपल स्पेस टू, थ्री, फोर एंड सिक्स, चार इवेंट आते, चार आउटकम आते सर। यही तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस इतनी सी चीज बताना चाहता हूँ। इन शॉर्ट आप ये देखिए, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो और कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको सेट थ्योरी से समझाया, जो मैंने आपको यूज ऑफ सेट थ्योरी बताया, वही चीज मेरा एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप एक छोटी सी चीज देख सकते हैं कि इसमें भी एक चीज आती है, ये तो दो इवेंट का केस था सर, हो सकता है ऐसे तीन इवेंट हो सकता है ऐसे चार इवेंट हो। अब इसमें एडिशन रूल में भी आपको, अगर आप किसी बुक में भी देखने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक चीज मिलेगी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपने देख लिया कि मैंने बोला अगर मेरा ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, तो मैं क्या कह देता, मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता, आप कहते सर आपका ए इंटरसेक्शन बी फाइव आता। अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी आता तो मैं आराम से कह देता हूँ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाता सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही तो होता। अब मैंने बोला मेरे पास ना एन इवेंट्स हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ए बी सी डी ऐसे करते करते एन इवेंट्स हैं भाई, और मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों ये एन इवेंट्स जो है ना इक्वली लाइकली भी है, लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन करते करते एन टाइम्स तक। तो इसको मैं आराम से बता सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हो, यही मेरे पास होता है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसको लगाएंगे कैसे, जब हम लोग अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर। देखो जितनी थ्योरी आपको ये पढ़ा रहा हूं ना मैं, आपने अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तब क्वेश्चन लगाने का भाई एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। मैं चाहूं तो आपको अलग से डायरेक्ट क्वेश्चंस करा सकता हूँ, नो डाउट। आप में से मैं उम्मीद करता हूँ कि मान लो मेरे पास अगर आप लोग 100 लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तो 100 में से मैं मान के चलता हूँ कि 80 लोगों को ना पहले से ये सारी चीजें आती हैं, वो चाहेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा दो। लेकिन जो 20 है ना जिनको ये सब चीजें नहीं आती, अगर उनको इस चीज से बेनिफिट हो रहा है ना भाई, तो मेरे को उस चीज की खुशी है कि कम से कम कोई सीख रहा है बैठ के। सीखने के बाद जब वो 20 भी उन क्वेश्चंस को लगाएंगे ना, तो वो आपसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का मीनिंग निकालना सबसे बड़ी बात होता है। मैथमेटिक्स के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे, आपको एक बार रीड करने के बाद क्वेश्चन का सेंस समझ आ जाए ना, तो आप आधी दुनिया से आगे आ जाते हो भाई। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है आप लोगों को कि क्वेश्चन पूछ कर है, वो कब, जब आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी होती। ठीक है, तो थ्योरी अगर इतना सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी पढ़ लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है सर, मल्टीप्लिकेशन रूल को भी आप आराम से सीख सकते हो। देखो इसको मैं आपके पास ना एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ इस चीज। मेरे पास एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो आप। मान लो फर्स्ट एग्जांपल,
मैंने इस एग्जांपल में आपको बोला कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। अब जब आपने एक कॉइन को, यहाँ पे एग्जांपल है कि टू कॉइन्स को टॉस करते हो आप, क्या करते हो, दो कॉइन्स को टॉस करते हो आप। ठीक है। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, पहले कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सर। ठीक है। इसके हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब मैं कह रहा हूँ ठीक, आपने जब हेड को आया दोबारा टॉस किया, तो सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ पे इस हेड का हाफ, कल वाली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको ये चीज। अब टेल आया तो इसके भी दो चांसेस सर, हेड या फिर टेल। ये भी हाफ और हाफ, ऐसा सर मेरे पास आ गया बच्चों। ठीक है। मैं कह रहा हूँ चाहिए बता दो कितने कितने चांसेस आपको होंगे सर, इसके 1/4 चांसेस, इसके 1/4 चांसेस, इसके 1/4 चांसेस, इसके 1/4। अगर मैं बोलूं सैंपल स्पेस बना सकते हो इसका, आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। दो पॉइंट्स को जब टॉस किया तो सैंपल स्पेस बनाया, तो आपको सर हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा, या फिर आप कह सकते हो सर टेल हेड या फिर टेल टेल। ओके। अब यहां से मैं आपको एक चीज लेके चलता हूँ। मैंने बोला मेरे पास सपोज करो दो इवेंट्स हैं। एक इवेंट मेरे पास ऐसा है, एक इवेंट मेरे पास ऐसा है, हेड ऑन फर्स्ट क्वाइन, हेड ऑन फर्स्ट क्वाइन, कि पहले क्वाइन पे हेड आना। ठीक। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपको वैसे पहले क्वाइन पे हेड आना, मतलब ये वाला हुआ सर। पहला कॉइन पे हेड कौन सा होगा सर, ये वाला। इसके साथ ये केस और इसी के साथ ये वाला केस। तो आपको सर पहले कॉइन पे हेड या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। दो ही फेवरेबल आउटकम हुए सर। मैं बोला ठीक है भाई। अब एक और ले लो। मैंने बोला एक इवेंट बी, ये इवेंट बी क्या कहता है, वन टेल आने का। इसने क्या बोला, वन टेल, एक टेल होना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस बना सकते हो आपको, तो बिल्कुल बना सकते हैं सर। एक टेल होना मतलब या तो हेड आने के बाद टेल आया होगा, या टेल आने के बाद हेड आ गया होगा। ये दो चीजें होगी मेरे पास। मैं बोला ये भी बिल्कुल ठीक है भाई आपकी बात। अब एक चीज बताओ, मैंने आपसे छोटी सी चीज पूछी कि यहाँ से आप एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहोगे सर फेवरेबल है मेरे पास तो टोटल थे चार, तो कितना प्रोबेबिलिटी हुआ, आप कहोगे सर 1/2 मेरा प्रोबेबिलिटी होगा। ए का प्रोबेबिलिटी 1/2। मैं बोला ठीक है भाई। अब मेरे को बी का प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर। जब बी का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, इसमें भी सर दो आउटकम्स हैं और टोटल चार थे, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। मैंने कहा ये भी बढ़िया बात है। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो, आप मुझे बता दो कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आपको भी सर ये भी बता देते हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसके अंदर कितनी चीजें कॉमन है, आपको भी सर इसमें हेड टेल और हेड टेल, सिर्फ एक इवेंट ऐसा है, एक आउटकम ऐसा है जो कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ सर ये आएगा 1/4। ठीक। मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 1/4। देख लिया। ठीक है सर देख लिया। अब ध्यान से देखो, क्या इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि ये 1/4 जो है 1/2 इंटू 1/2 से बना है। आपको भी बिल्कुल बना हुआ है सर। मैंने बोला ये 1/2 क्या था, आपको भी सर ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये वाला 1/2 क्या है, आपको भी सर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा कुछ मेरे सामने निकल के आया। तो मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन जो रूल होता है ना प्रोबेबिलिटी का, यही मेरे को इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ लेके चलता है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। इसका बेनिफिट कहाँ होगा मेरे को, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ बेनिफिट ये होता है, इसी से मैं डिफाइन कर देता हूं। जिस जिस दिन, आप याद रखिएगा, जिस दिन मेरे पास ऐसा केस आ गया ना, जिस दिन मेरे पास ऐसा केस आ गया, स्टार मार्क लगा लो भाई इस चीज को, याद रखना। जिस दिन ऐसा केस आ गया कि जिस दिन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, उस दिन आप कह सकते हो कि ए एंड बी कैसे इवेंट होंगे। आप बोलोगे सर ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या केस होगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का देखो मतलब क्या होता है
किसी भी इवेंट के, मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट हो मतलब दो इवेंट है, तो किसी एक के होने या ना होने से दूसरे पे जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है, तो कहते हैं ना कि हाँ तेरे होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बोलता है कि नहीं नहीं तेरे ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बेशक चला जा भाई, तेरे जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता है ना, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको भाई बहुत सारी चीजें छोड़नी है, ठीक है। तो मान लो ए के ना होने से या ए के होने से बी को जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाता है, वहां पे कहलाया जाता है कि ए और बी कैसे इवेंट होंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकता है आप लोग यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, तो आप छोटी सी चीज एक याद रखना कि जिस दिन आपको ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, वो ए और बी की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट में मिल जाए, आंसर मैच कर जाए, तो आप उस दिन मान लेना कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। हमेशा जब भी आपको चेक करना होगी कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, हम हमेशा ऐसे ही चेक करेंगे। अब आप खुद देखना, ये क्या था, फर्स्ट क्वाइन के ऊपर हेड आना, ये क्या था, फर्स्ट क्वाइन के ऊपर हेड आना, और बी क्या है, एक टेल का आना। जब एक टेल का आना, अगर मान लो पहले क्वाइन पे हेड नहीं आया था, अगर पहले क्वाइन पे हेड नहीं आता, तो क्या एक टेल नहीं आ रहा वहां पे, आपको कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, टेल पहले फिर हेड आ रहा है, ठीक है। तो क्या बी को ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, बी के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होंगे, आप आराम से याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे पास वो वाले इवेंट होते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, और इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल भी बोलते हैं। कैसे सर, इसको और आराम से बताओ, मैं इस चीज को समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ यार एक छोटी सी चीज बताना, एक छोटा सा चीज ले लो, मान लो दो कैंडिडेट्स, क्या कह रहा हूँ, दो कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको इसको आराम से समझाता हूँ, इसके ऊपर ना आराम से आके एक स्लाइड ऐड करके फिर समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, दो पर्सन है, राम और सुरेश। सुरेश के इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/7, राम का और सुरेश का 2/5, मान लो ऐसा क्वेश्चन, 2/5। अब मैं कह रहा हूँ ये दोनों ना इंटरव्यू देने गए, कितनी पोस्ट के लिए गए, दो पोस्ट है वहां पे, कितनी पोस्ट है, दो पोस्ट है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ सेलेक्टेड, कि दोनों सेलेक्ट हो गए, ऑफ गेटिंग सिलेक्शन सेलेक्टेड, दोनों क्या हुए, सेलेक्ट हो गए सर। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, अब एक चीज बताओ, जब दो पोस्ट हुई, दो पोस्ट दो लोग गए, तो दोनों सेलेक्ट हो गए सर, क्या राम के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी सुरेश के ऊपर इंपैक्ट डालेगा क्या, नहीं डालेगा सर। और क्या सुरेश के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो चांस होगा, क्या राम के ऊपर फर्क डालेगा, वो भी नहीं डालेगा सर। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्लियर पता लग गया कि दो इंडिपेंडेंट केस है, दोनों इवेंट कैसे हैं, क्या राम का सेलेक्ट होना सुरेश का सिलेक्शन रोक सकता है क्या, दो पोस्ट है सर, क्या सुरेश का सेलेक्ट होना राम का सिलेक्शन रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो जिस दिन मेरे को पता लगा दोनों की प्रोबेबिलिटीज हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं डालनी, तो क्या मैं इस चीज को आराम से ऐसे बता सकता हूँ कि सर सिलेक्शन ही तो बताना है। मैंने बोला राम सेलेक्ट हुआ 1/7, एंड एंड इनटू सुरेश सेलेक्ट हुआ 2/5, तो प्रोबेबिलिटी टोटल क्या हो जाएगा, 2/35। ये क्या है सर, प्रोबेबिलिटी है राम एंड सुरेश के सेलेक्ट होने का। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस आएगा, वहां पे मेरे को सिंपल सी चीज याद रखनी है, राम, चलो ए और बी से मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ए एंड बी, उस इंटरसेक्शन को आप एंड से सोचो, आप उस इंटरसेक्शन को क्या सोचो, एंड से सोचना भाई, उस इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढने बजाओ, आप एंड पे चलो, ए एंड बी वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक डाउट आता है, देखो एक डाउट बहुत इजीली आता है, और वो दो डाउट क्या आता है नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन पे कभी मत जाओ, आप सिर्फ इतनी चीज याद रखो, ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिस दिन वो ए की और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी ना मेरे भाई, उस दिन मैं कह देता हूँ दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो सर डाउट क्या आता है, देखो डाउट कई बार क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। तो सर ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या सीखा था? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा। अब आपके पास खुद ही आंसर है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपके सामने खुद आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? हम ए इंटरसेक्शन बी और ए और बी की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है? उन इवेंट्स के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है? उन इवेंट्स के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो सैंपल स्पेस है, आपको भी सर ठीक है सैंपल स्पेस है। मैंने बोला एक सेट है मेरे पास, एक इवेंट ए, एक इवेंट है बी, और ये वाला प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा 3/8, ये वाला प्रोबेबिलिटी 1/8, ये वाला प्रोबेबिलिटी भी मान लो आपने बोल दिया कि सर 1/8 मेरा प्रोबेबिलिटी होगा। तो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी कितना बच जाएगा हमारे पास? तो आप कहोगे सर ये जो मेरा बचा हुआ है ना, ये मेरा बच गया 3/8, क्योंकि मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है इसलिए। ठीक है? मैं आपसे अगर बात करूं, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट होगा 3/8 +1/8, जो कि मेरा होगा सर 4/8, जिसको मैं कह सकता हूँ 1/2। ठीक है? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो कितना होगा। आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा मेरे पास 1/8 +1/8, जो कि मेरा 2/8 हुआ, मतलब ये 1/4 हो गया सर। ठीक है? मैंने बोला अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आप बोलोगे सर 1/8 हो तो गिवन है, आपने सामने खुद ही दिया है। ने क्या दिया है? आपने सामने खुद से बताया है। अब मैं बोल रहा हूँ अच्छा ये बताना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया मैंने, तो कितना मिला? 1/2 इंटू 1/4। क्या मेरे को सेम चीज नहीं मिली क्या? क्या 1/4 इंटू ये क्या 1/8 नहीं आएगा? तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ए और बी मेरे पास कैसे इवेंट है? आपको सर ए और बी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहां से मैं देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये मत सोच लेना कि वो दो इवेंट एक्सक्लूसिव हैं। ये कभी मत सोचना। हाँ हो सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो वो एक्सक्लूसिव ही होंगे। वो एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है, मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दिया। देखो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट को सिर्फ उस चीज से देखना है कि जब दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं सर। इंडिपेंडेंट इवेंट का छोटा सा मतलब ये होता है मेरे भाई, कि किसी भी इवेंट का मान लो ए होगा या नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बी के होने। ए का अगर ए हो रहा है तो भी बी का सेम प्रोबेबिलिटी, अगर ए नहीं हो रहा तो भी बी का सेम प्रोबेबिलिटी। या फिर अगर और सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल बता दिया कि डायरेक्ट इंडिपेंडेंट का ये मतलब मत समझ लेना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिर्फ इवेंट्स के बारे में बात करता है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होगा ये हमारा प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा होता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज का, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है? इसके अंदर है ना, मैं बोल रहा हूँ कि 8 रेड बॉल्स हैं और मेरे पास 4 व्हाइट बॉल्स। ठीक? मेरे को 2 बॉल्स निकालने, मेरे को 2 बॉल्स इसके अंदर से निकालना है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ठीक? मेरे पास मान लो 2 केसेस, मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 बॉल्स हैं। मेरे 2 केसेस लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक केस में ले रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई। तो 2 बॉल लिया, अब इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि जो फर्स्ट बॉल आएगी ना, फर्स्ट बॉल वो आएगी मेरे पास रेड, और जो सेकंड बॉल आएगी वो आएगी मेरे पास
ब्लैक। ठीक है, दो है मेरे पास केस। दो केस मैंने कैसे कैसे लिए? मैंने दो केस ऐसे लिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं। दो बॉल्स निकालनी है। ठीक, एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार विद रिप्लेसमेंट। ये सब आपको निकालना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास दो केसेस हो गए, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें भी मैं आपको अगर थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, मान लो थोड़ी सी चीज और डिफाइन कर दी। मैंने बोला आपके सामने, ये मेरा इवेंट ए है, फर्स्ट ड्रॉ में पहली बार में रेड बॉल का, और ये मेरा इवेंट बी है। अच्छा, रेड और ब्लैक लिख दिया मैंने, रेड और व्हाइट लिखना था यार, इसको सही कर देता हूँ, रेड एंड व्हाइट। मेरा बी इवेंट क्या है? सेकंड टाइम पे व्हाइट का आना। तो इवेंट है मेरे पास, एक पहला इवेंट है कि पहला ड्रॉ करने गया तो रेड बॉल आ गई। दूसरा इवेंट है सेकंड बॉल को उठाने गया तो व्हाइट बॉल आ गया। तो इवेंट्स मैंने आपके सामने लिए हैं, देखना। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट दिखाता हूँ आपको कितना। मैंने बोला अच्छा प्रोबेबिलिटी बताओ ए के होने का। आप कहोगे सर ए के होने का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टाइम पे रेड बॉल आना चाहिए और रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो आप। तो जब पहली बार में रेड आएगा, मतलब रेड आने के 8 चांसेस अपॉन टोटल बॉल्स 12 है सर। कितना हो जाएगा सर? 2/3 मेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी बी के होने की। आप कहोगे सर बी के होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, अब एक बॉल आप निकाल चुके हो तो एक रेड जा चुकी है, व्हाइट तो अभी भी 4 है, तो व्हाइट आने का 4 प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल कितने बचे हैं? आप 11 चांसेस बचे हैं, तो 4/11। ये मेरा हो गया सर। प्रोबेबिलिटी बी का कितना आया? 4/11 आया सर। अच्छा, अब इस वाले केस में देखना, विद रिप्लेसमेंट में आप जाओगे। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ए का बताओ। मान लो आप बोलोगे कि ए का प्रोबेबिलिटी, ए का आपने क्या किया? निकाला, रेड आपके पास आ गई। कैसी बॉल आ गई आपके पास? ना रेड बॉल आ गई। तो आपको कैसे? 8/12, जो कि मेरे पास अभी भी 2/3 आएगा। अब क्या हुआ? उसी बॉल को हमने वापस डाल दिया। उस बॉल को हमने क्या किया? वापस उसी के अंदर डाला। अब बी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी, सर मेरे पास टोटल 4 व्हाइट बॉल्स हैं, अपॉन, अब टोटल 12 हो चुकी है सर। कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/3। क्या बी का प्रोबेबिलिटी, अगर मैं नॉर्मली देख रहा होता, मान लो अगर मैंने इस चीज को नॉर्मली देखा होता, तो क्या मेरा बी का प्रोबेबिलिटी सेम रहता? इस चीज को बिल्कुल सिंपल करके भी अगर आप समझो, बिल्कुल सिंपल करके समझो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लो मैं इसमें एक छोटा सा स्लाइड सा चेंज कर दूं आपके लिए। मैं बोल दूं ये फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लो हटा भी दिया, या नहीं भी हटाओ, तो मेरे पास दो इवेंट थे। मैंने आपके सामने एक छोटी सी चीज रखी कि ए के आने का प्रोबेबिलिटी ये सेम आएगा सर दोनों के। मैं कह रहा हूं कि सपोज करो पहली बार मेरे पास ऐसा हुआ, जब मैं पहली बॉल को उठाने गया, मेरी रेड आई नहीं। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास ए नहीं हुआ, ए के ना होने का चांस। अगर वो मेरे पास रेड नहीं आई, सब ध्यान से सुना, अगर वो मेरे पास रेड बॉल नहीं निकली, अगर वो व्हाइट निकली, देखना अगर वो व्हाइट निकलती है तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना होगा? आपको सर यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी 4/12 होगा, मतलब कि 1/3 होगा। इस केस में अब मेरा जो बी आउटकम के होने का प्रोबेबिलिटी है, एक बॉल तो निकल गई, अब आप खुद बताओ एक व्हाइट ऑलरेडी चली गई, कितनी व्हाइट बची है? आपको शायद 3 बच गई, तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना बचेगा? 3/11। अब इस केस में आप देखना, जब मेरा ए अक्कर हुआ था, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। जब मेरा ए का, मान लो ए अक्कर हुआ, पहली बार में रेड निकल के आती है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी 4/11 भी थी। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ए नहीं निकला, मान लो मेरा ए हुआ ही नहीं, ए इवेंट हुआ ही नहीं, उस केस में बी की प्रोबेबिलिटी 3/11। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। इसका मतलब बी इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर। बी इवेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ए हुआ तो कुछ और प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर ए नहीं हुआ तो कुछ और प्रोबेबिलिटी आएगी। पहला फैक्ट। अब दूसरे केस में आ जाओ, विद रिप्लेसमेंट वाला केस समझो। विद रिप्लेसमेंट के केस में हमने क्या बोला कि अगर मेरा ए होता है तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई। मैंने बोला कि अगर मान लो ए अकर नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने का प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे सर 1/3 आएगा। 1/3।
अब बी के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो रिप्लेसमेंट वाला केस है। मान लो पहली बार में बॉल उठाने चले गए, व्हाइट निकल के आ गई सर, लेके उसके बाद वापस डाल दी उसको, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं हम उस चीज को। तो यहाँ पे बी के प्रोबेबिलिटी के लिए फिर आपको 4/12 मिलेगा, मतलब कि 1/3। इस केस में आप देखना, क्या ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहेगा? ये दोनों आंसर सेम नहीं आएगा। इस चीज को क्या बोला मैंने, कि जब विद रिप्लेसमेंट वाला केस हुआ कि ए इवेंट होगा तो भी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई बी की, और ए इवेंट नहीं होगा तब भी बी का प्रोबेबिलिटी 1/3 आए। तो अब आप बता दो, क्या ए का होना या ए का ना होना बी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट डाल रहा है क्या? आप होगे सर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। तो ऐसे इवेंट जिनकी वजह से, जिनके होने या ना होने से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जब भी हमें क्वेश्चंस के अंदर पहचान करनी है, तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। इतना केस हमें कोई ध्यान नहीं, हमें बस छोटा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन आंसर वेरीफाई कर जाए, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? इस केस में मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि दोनों इवेंट्स कैसे होंगे? दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अब कल वाली वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं ना हमारे, स्पेशली टीचिंग वाले जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी बोलते हैं जिसको, और बेस थ्योरम। ये हम लोग करेंगे क्लास 3 में। उसके बाद क्लास 4 में हम लोग उस पे चले जाएंगे, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन पे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वहां पे देख लेंगे जहां में मीन और वेरिएंस वगैरह वाली चीजें होती हैं। आप टेंशन मत लो, सारी चीजें बिल्कुल थ्योरी में एक एक टॉपिक आपको क्लियर में करता हुआ चलूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी, तो भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, अपने व्यूज जरूर दीजिएगा मेरे, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि किस तरीके से हमें कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब चीजें क्लियर हो।